हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति झवर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हमारा जो 12 चैप्टर है उसके थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको हम लोग कब का ही कंप्लीट कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल किए भी थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरे साथ साथ और न्यूमेरिकल जरूर ट्राई किए होंगे और इन न्यूमेरिकल्स की भी आपको दोबारा से वापस से प्रैक्टिस करनी है। आज हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे और इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यतिकरण प्रयोग में 4i तीव्रता के दो स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। में i और 4i, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी, आप लिख लेना। i और 4i दो आपको तीव्रता वाले स्रोत दिए हुए हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां अध्यारोपित करने वाली दोनों तरंगों के मध्य कलांतर पहले तो 0 हो तो आपको कितनी तीव्रता मिलेगी, π/2 हो तो कितनी मिलेगी और पाई हो तो कितनी मिलेगी। मतलब कलांतर की 3 वैल्यू के लिए आपको तीव्रता की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ भी नहीं करना, हम जानते हैं कि हमारी जो तीव्रता होती है, परिणामी तीव्रता, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। कितनी होती है? IR होती है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos φ। फाई की फॉर्म में ऐसे ही होती है। अब आपको इस फाई की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपको I1 की वैल्यू दे रखी है I, I2 की दे रखी है 4i। सबसे पहले फाई बराबर 0 हो तो बताओ cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1, और यहाँ ये वैल्यू रख दो। I1 की जगह I, I2 की जगह 4i + 2, 4 × I होगा I, और इसका अंडर रूट किया तो 2i, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, cos 0 हो गया 1, तो ये आ गया 9i। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बताओ फाई बराबर π/2 हो तो बताओ cos π/2 कितना होता है? cos π/2 होता है 0। cos π/2 कितना होता है? 0। तो 0 होगा तो IR कितना निकलेगा? 5i। ये पूरी टर्म 0, 4i + i मिलके 5i। और आपका अगर फाई बराबर पाई हो तो cos पाई कितना होता है? -1। तो आपकी बार ये नेगेटिव साइन और आएगा, जिसकी वजह से IR कितनी आएगी? I। तो इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आपको परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग का आयाम, इन सब के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। मैक्सिमम, मिनिमम, I मैक्सिमम, I मिनिमम, A मैक्सिमम, A मिनिमम, ये सब मतलब फॉर्मूले तो आपको अच्छे से पता होंगे, तभी तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर पाओगे ना। ओके बच्चों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो छिद्रों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। दो छिद्र हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। ये याद करो, जो 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर 1 mm चौड़ाई की फ्रिंज बनाते। 1 मीटर दूरी पर कोई पर्दा रखा हुआ है यहाँ से, जिस पर जो फ्रिंज बन रही है उसकी चौड़ाई गिवन है आपको 1 mm, जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी आपको गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। चलिए देखो, डी आपको पूछा है, कैपिटल डी गिवन है, बीटा चौड़ाई दे रखा है ना आपको, बीटा ही तो बोलते थे हम, वो भी गिवन है 1 mm, तो मिलीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। लैम्डा आपको गिवन है, इसको एंगस्ट्रॉम से हमने मीटर में ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है तो सबकी पद्धति एक ही होनी चाहिए ना। इसमें गलती कभी मत करना, यहाँ गलती कर जाते हैं हम जल्दबाजी में, तो हमारा आते हुए भी सारा न्यूमेरिकल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। फ्रिंज की चौड़ाई होती है, बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन और ये पूछा है, नहीं निकाल सकते, बस वैल्यू ही तो पुट करनी है। जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 0.5 mm, क्योंकि 10⁻³ मीटर आएगा। चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ दो, चाहो तो यहाँ तक भी कर लो। अगर यहाँ तक करके आते हो तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि बच्चा समझदार है, उसने चीज़ें रटी नहीं है, उसको एक से दूसरे में कन्वर्ट करना भी आता है। बाकी ये भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी ठीक है। ओके, तो इजी सा क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 22 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर चौड़े रेखा छिद्र पर अभिलंबवत आपतित होता है। मतलब आपको ये चौड़ाई गिवन है, इतनी है, और लैम्डा भी गिवन है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम दो निम्निष्टों की कोणीय स्थिति ज्ञात करो। भाई जो केंद्रीय उच्चिष्ट मिल रहा है ना, उसके दोनों ओर प्रथम जो दो निम्निष्ट मिल रहे हैं ना, उनकी कोणीय स्थिति क्या होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर हम विवर्तन को यूज करेंगे, क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों और निम्निष्टों की कोणीय स्थिति हमें ज्ञात करनी है ना, तो विवर्तन प्रतिरूप आपको देखो ये भी पता होना चाहिए कि व्यतिकरण का है कि विवर्तन का है। यहाँ कुछ नहीं दिया ना, लेकिन हमें पता चल रहा है, इसकी थ्योरी को पढ़ के हमें अंदाजा हो रहा है कि विवर्तन के बारे में बोल रहा है। जो जो गिवन है सबसे पहले तो वो लिख लो और उनको कन्वर्ट कर लो। इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया तो ये कितना आ गया? 55 × 10⁻⁸ मीटर। ए मानते थे ना हम, ये वाली दूरी
ए आपको गिवन है इतनी सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। चलिए आपको θ1 और θ2 कोणीय निम्नलिखित तो पूछे हैं, आपको यही तो पूछे हैं कि प्रथम दो निम्नलिखितों की कोणीय स्थिति, तो कोणीय स्थिति ये θ और θ ही तो होती थी। देखो निम्नलिखितों की कोणीय स्थिति आप लोगों को याद हो तो हमारा पथांतर इसमें निकलता था a sin θ इज इक्वल टू, अगर n लैम्बडा होता था तो निम्नलिखित मिलता था, विवर्तन में मिलता था। यहाँ पे θ आपका बहुत छोटा है तो sin θ टेंस टू कितना होगा θ। अब आपको θ और θ1 ही तो पूछा है, तो a θ इज इक्वल टू n लैम्बडा। प्रथम निम्नलिखित होगा तो n बराबर 1 होगा, और दूसरा है सेकंड निम्नलिखित होगा तो n बराबर क्या होगा 2 होगा। तो बस θ n का ये फॉर्मूला आ गया जनरल, इसमें n की वैल्यू ही तो रखनी है। n बराबर 1 रखा, लैम्बडा ई लैम्बडा बाई ए, ये ए कर लेना, हम तो ए मान के चल रहे हैं ना इसलिए। अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की ए को θ1 निकाला लैम्बडा बाई ए, लैम्बडा और ए की वैल्यू रख दी, इतनी आ गई। और ये जो आएगी वो किस में आएगी, रेडियन में आएगी। तो रेडियन में ही ना भाई, कोण की जो स्टैंडर्ड जो मात्रक लेते थे हम वो रेडियन ही तो होता है, तो ये आ गया 0.25 रेडियन। अब बोल रहा है इसी प्रकार θ2 तो n बराबर कितना रखेंगे 2 रख देंगे, तो 2 लैम्बडा अपॉन ए, तो ये आ गया मेरा θ2 कितना आ गया 0.50 रेडियन। तो इजी सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, साइन थीटा को टेंस टू थीटा कर दिया। भाई थीटा हमारा वैसे भी बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा टेंस टू थीटा चला जाता है, वहाँ से हमने θ1 और θ2 यहाँ पे निकाल लिए। ओके बच्चों, तो इसी के साथ ही हमारा जो 12 चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। कोई बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर भी नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, बहुत ईजी सा चैप्टर है। बस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगाने वाला है, ठीक है। वहाँ अगर हम गलती कर जाते हैं तो हमारा गलत हो जाता है ना, तो वहाँ बिल्कुल गलती मत करिए। प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। देखो कितनी इजी से कैलकुलेशन थी, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूले को किस तरह और किस तरीके से हमें यूज़ करना है। ओके बच्चों, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।